हेलो। जी नमस्कार। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी। तो आज हम लोगों का विषय है कि कोरोना के बाद खेल कैसे होंगे। अ, वैसे तो खेल ही नहीं, पूरी दुनिया बदल जाएगी, लोगों का जीने का तरीका बदल जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा असर खेलों पे पड़ेगा। और इसीलिए आज इस पर चर्चा की गई है और का मौका मिला है, इसलिए सबको सादर प्रणाम। और आप लोगों का सभी का धन्यवाद जो हम मुझसे जुड़े हैं। मैं दैनिक जागरण में स्पोर्ट्स एडिटर हूँ। पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं दैनिक जागरण में स्पोर्ट्स एडिटर हूँ और कई वर्ल्ड कप बड़े टूर्नामेंट कवर किए हैं, बहुत इंटरव्यू लिए हैं, बहुत लेख लिखे हैं, लेकिन भाषण कम दिए हैं। क्वेश्चन पूछना हमारी मेरी आदत रही है। तो आज आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आखिरी के बीच 1 से 2 बजे के बीच में चलेगा। शुरू के 40 मिनट मैं आपको कुछ बताऊंगा और बाद के 20 मिनट आपसे आप जो पूछना चाहेंगे मैं वो आपसे वो उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा, जितने लोगों का आंसर दे पाऊंगा। तो पहला तो ये है कि आजकल खेल बंद हैं, तो उससे खेल खिलाड़ी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उन लोगों को सब लोग यही सोच रहे हैं कि खेल कब शुरू होंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि पहले हमारी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद खेल हैं। लेकिन अगर खिलाड़ियों के नज़र से देखा जाए या जो खेल जगत से जुड़े हैं या खेल उद्योग से जुड़े हैं, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि खेल किसी तरीके शुरू किए जाएं। तो आपने देखा होगा कि आजकल जो खिलाड़ी हैं वो इंस्टा लाइव कर रहे हैं, एफबी लाइव कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, किसी तरीके अपना टाइम काट रहे हैं। और ओलंपिक 1 साल के लिए टल गया है, आईपीएल अभी हुआ नहीं है और टी20 वर्ल्ड कप के भी होने के आसार या उसके टलने के आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि इसमें अच्छा पहलू ये है कि खिलाड़ियों को घर में समय बिताने का टाइम मिल रहा है। खिलाड़ी जो कभी अपने माँ बाप के साथ मिल नहीं पाते थे, उनका आधा टाइम जाता था ट्रेनिंग पे, उनका आधा टाइम जाता था अपने टूर्नामेंट खेलने पे, आधा टाइम जाता था अपने कोच की बात सुनने पे, तो वो फैमिली को टाइम नहीं दे पाते थे। तो इधर उनको अपनी फैमिली पे टाइम देने को मिल रहा है। जो चीज़ें उनकी बिछड़ गई थी, जो चीज़ें उनके हाथों से छूट गई थी, वो अभी उनको मिल गया है। तो इसको पॉजिटिविटी से लेना चाहिए, खिलाड़ियों को भी, खेल जगत से जुड़े लोगों को भी, और अपनी तैयारी करते रहना चाहिए जिससे वो आगे जाकर कुछ नया कर पाए। अब जो है बात करते हैं कि कोरोना के बाद खेल कैसे होंगे। जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा तो क्या खेलों में क्या बदलाव आएगा, खेलों में क्या बदलाव लाना चाहिए, खिलाड़ियों को क्या बदलाव लाना चाहिए, खिलाड़ियों को जो खेल के आयोजन करता है उनको क्या बदलाव लाना चाहिए। क्योंकि में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मैं नहीं कहूँगा, इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहूँगा, क्योंकि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है सामाजिक दूरी। तो ये देश जो है वो सामाजिक दूरी कम करने की कोशिश कर रहा है, ना कि बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, इंडिया में इसे फिजिकल डिस्टेंसिंग कहेंगे कि हम एक दूसरे से 4 फुट की दूरी पर रहेंगे, तो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग तो हमारी सामाजिक दूरी हो जाएगी, हम लोग सामाजिक दूरी हम लोग को नहीं बढ़ाना चाहिए। तो जो ये फिजिकल डिस्टेंसिंग है ये वो हमारी जीवनचर्या बन गई है और इसे आगे भी फॉलो करते रहना पड़ेगा, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री हों, चाहे कई देशों के कई राज्यों के मुख्यमंत्री हों, उन्होंने कहा है कि कोरोना अभी हमारे जीवन में रहेगा जब तक, और इसीलिए लॉकडाउन भी कुछ फेस में खोल दिया गया है। तो कोरोना के साथ हमको आगे कुछ दिनों तक जीना होगा जब तक वैक्सीन नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि आगे खेल भी शुरू होंगे, जैसे ला लीगा, स्पेन की जो सबसे बड़ी फुटबॉल लीग है ला लीगा, तो वहाँ पे वहाँ पे भी अभी प्रैक्टिस शुरू होने वाली है फुटबॉल की। तो मुझे लगता है कि धीमे धीमे हर जगह खेल शुरू होंगे, इंडिया में भी जल्दी खेल शुरू होंगे। और खेल मंत्रालय ने भी जो है सुझाव मांगे हैं कि खेलों को कैसे शुरू किया जाए, प्रैक्टिस को कैसे शुरू किया जाए, क्योंकि अब बहुत सारे खिलाड़ी मांग कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिस कैसे शुरू कर सकते हैं। तो
अब ये बताइए, खेल को तो चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे कुश्ती है, तो कुश्ती में फिजिकल डिस्टेंसिंग का कोई मतलब नहीं होता है, बिना उसमें तो एक दूसरे को टच किए बिना खेला ही नहीं जा सकता है। तो अभी मेरी कई लोगों से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे कुश्ती है तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि खिलाड़ियों को पहले जैसे कोई बड़ा टूर्नामेंट करना है या भी कोई भी टूर्नामेंट करना है, ट्रायल करने हैं, तो खिलाड़ियों को या तो उसके दो तरीके हैं, या 14 दिन आप उसको क्वारंटाइन पे रखें, आइसोलेशन पे रखें। उसके बाद जो खिलाड़ी कोरोना में जिनके लक्षण नहीं दिखाई देते हैं उनका उनका ट्रायल कराएं और टूर्नामेंट कराएं। और दूसरा तरीका है कि कोरोना टेस्ट। तो अब किसी खिलाड़ी के पास इतना टाइम तो होता नहीं कि 14 दिन वो क्वारंटाइन पर रहेगा, तो मुझे लगता है इसका बेटर तरीका ये है कि या तो आप कोरोना टेस्ट कराइए और फिर उसके बाद कुश्ती का टूर्नामेंट कराइए। कल मेरी मोहम्मद शमी परसों रात को मेरी मोहम्मद शमी की से बात हो रही थी, भारतीय टीम के बड़े खिलाड़ी हैं। तो उनसे भी मैंने पूछा कि अगर आप जब पहले आप विकेट लेते थे, लोग आपके टीम प्लेयर आते थे, आपके ऊपर कूद जाते थे और आपको लगता था कि आप बड़े खुश होते थे, लेकिन अब जब आप विकेट लेंगे और वो प्लेयर आपके ऊपर कूदेंगे तो क्या आप खुश होंगे? तो उन्होंने कहा, उनका बड़ा अच्छा जवाब आया। उन्होंने कहा कि देखिए भाई साहब कि जब जो हमारे प्लेयर हैं वो तो उन्हें तो हम जानते हैं, तो उनसे मुझे क्या डर है। और उनका ये भी कहना है कि आप जब भी मैच शुरू हों, जब हों, तो सारे प्लेयर कोरोना टेस्ट करा कर ही जाएं। और उन्होंने कहा कि मैं भी जब खेलने जाऊंगा तो कोरोना टेस्ट करा कर जाऊंगा। और जब सारे प्लेयर कोरोना टेस्ट करा कर जाएंगे तो फिर एक दूसरे को छू भी सकते हैं, एक दूसरे के साथ रह भी सकते हैं। तो इस आइडिया पर भी बीसीसीआई या बाकी जो स्टेट एसोसिएशन है, बाकी जो नेशनल स्पोर्ट्स एसोसिएशन है, वो इसको फॉलो कर सकती हैं, इसको देख सकती हैं या कोई नया तरीका निकाल सकती हैं। अब एक बहुत बड़ी बात हो रही है कि क्रिकेट में जो बॉलर हैं वो लार का प्रयोग करते हैं। सलाइवा जो होता है उसको आपने देखा होगा, बॉलिंग करते समय वो ऐसे बॉल में ऐसे लगाते रहते हैं, तो वो एक तरफ से बॉल को चमकाते रहते हैं और दूसरी तरफ से बॉल को पुराना होने देते हैं, जिससे बॉलर्स को रिवर्स स्विंग मिलती है। अब एक पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हो रही है कि सलाइवा का प्रयोग क्या बंद हो जाएगा। और कई गेंदबाजों ने कहा भी है कि ये सलाइवा का प्रयोग तो बहुत खतरनाक है, क्योंकि बॉल अगर जाती है बाउंड्री लाइन पे या दर्शकों के पास तो वो बॉल में किसी को भी कोरोना हो सकता है। और अगर वो थूक लगाते हैं, इधर से बॉल को चमकाते हैं और उसके बाद वही हाथ जो है उनके मुंह पे धोखे से चला जाता है, तो उनके भी चांसेस हो जाएंगे। तो अब इस बात पे बात चल रही है कि क्रिकेट में क्या ये जो रिवर्स स्विंग की विधा है, जो वसीम अकरम, वकार यूनिस, अभी मोहम्मद शमी और अपने कपिल पाजी, ये जो रिवर्स स्विंग, मनोज प्रभाकर, ये सब रिवर्स स्विंग कराते थे, बहुत बड़े प्लेयर। तो क्या हमें खेल की ये विधा बंद हो जाएगी, या खेल की ये चीज़ हमें ये खूबसूरती नहीं देखने को मिलेगी? क्योंकि खासतौर से टेस्ट क्रिकेट में रिवर्स स्विंग का बहुत महत्व है, और रिवर्स स्विंग से खेल एक अलग लेवल पे जाता है, और जो जितना अच्छा रिवर्स स्विंग करता है वो उतना अच्छा बॉलर होता है। तो इस पर भी बहुत लंबी चर्चा हो रही है। देश में जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं बॉलों की, वो एसजी वाले, तो एसजी के मार्केटिंग डायरेक्टर हैं पारस आनंद जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, हाल में मैंने उनका इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कहा कि अभिषेक जी, कुछ दिनों के लिए तो हमें सलाइवा का प्रयोग बंद करना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए हमें दूसरे तरीके देखने पड़ेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है यानी आईसीसी है, और जो बीसीसीआई है, जो बाकी देश के क्रिकेट बोर्ड है, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि कुछ नया निकाले। उन्होंने कहा कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा, एसजी वालों ने कहा कि जब लॉकडाउन ख़त्म होगा तो हम लोग इस पर टेस्ट करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि शू पॉलिश जैसा कुछ कृत्रिम पदार्थ है जो हम अंपायर को दे दिया जाए, और अंपायर के सामने बॉलर उसको गेंद को एक तरफ से चमकाने का प्रयास करे। क्योंकि आपको पता होगा कि अभी 1.5 साल पहले करीब बॉल टेम्परिंग में ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े प्लेयर हैं, स्टीव स्मिथ कप्तान रहे हैं और वाइस कैप्टन रहे हैं डेविड वार्नर, उन दोनों को बॉल टेम्परिंग, और एक उनके बैट्समैन रहे हैं पीटर हैंड्सकॉम्ब, तो इन तीनों को बॉल टेम्परिंग के कारण 1 साल का सस्पेंशन झेलना पड़ा था।
तो अगर हम पॉलिश लगाते हैं तो वो बॉल टेम्परिंग मानी जाएगी। तो हो सकता है आईसीसी और मेलबर्न क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट क्लब जो है, जो क्रिकेट के नियम बनाता है, ये दोनों इस पर चर्चा कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको थोड़े दिन बाद आप अगर मैच देखें तो आपको लगता है कि क्रिकेट का ये नियम बदलता हुआ दिखाई दे और अंपायर हाथ में पॉलिश या वैक्स, जैसे कूकाबूरा है, ऑस्ट्रेलिया की बॉल बनाने वाली फैक्ट्री है, मैं वहाँ जा भी चुका हूँ। तो उन्होंने कल बयान दिया है कि वो बॉल में वैक्स लगाने की को लेकर वो कर रहे हैं, कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको हो सकता है कि क्रिकेट में आगे चलकर ये नए प्रयोग देखते बने कि बॉलिंग करने से पहले बॉलर अंपायर के पास जा रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है कि थोड़ी सी पॉलिश दीजिएगा या थोड़ी सी वैक्स दीजिएगा, तो अंपायर उसके सामने वो वैक्स की डब्बी निकालता है, बॉलर उसको किसी कपड़े से या उससे बॉल को एक तरफ से घिसता है। तो ये आपको बड़े परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्कूल गेम्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी स्कूल गेम्स शुरू हो पाएंगे जल्दी कोरोना के बाद, क्योंकि मेरा लड़का है वो भी बड़े स्कूल में पढ़ता है और स्विमिंग पे जाता है, स्विमिंग करता है, उसको स्विमिंग बहुत पसंद है। लेकिन क्या हम अपने बच्चों को इस समय स्कूल के भरोसे किसी गेम के लिए छोड़ सकते हैं? मुझे लगता है कि अभी नहीं छोड़ सकते हैं। तो स्कूल गेम्स के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी बच्चों के लिए कोरोना ज़्यादा घातक है और 65 साल से ऊपर वालों के लिए कोरोना बहुत घातक है। तो बच्चों को थोड़े दिन, मुझे लगता है कि इसीलिए सरकार ने स्कूल खोले नहीं हैं और मुझे लगता नहीं है कि जुलाई से पहले स्कूल खुलेंगे। तो बच्चों को अभी थोड़े दिन इंडोर गेम ही खिलाएं, बाहर मत जाने दें। और जो स्कूल गेम्स की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अभी सवाल मुझसे ऑनलाइन पूछ भी रहे हैं, तो मैं उनको यही सजेशन देना चाहूँगा कि स्कूल गेम से थोड़ा अभी बचाव करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और वो देखिए, खिलाड़ियों के जीवन में 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं। और ख़ास तौर से जो अंडर एज ग्रुप वाले जो टूर्नामेंट हैं, उनके खिलाड़ियों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सरकार को और खेल मंत्रालय को और जो एसोसिएशन है, उनको एक चीज़ देखनी होगी कि क्या जो स्कूल गेम्स वाले बच्चे हैं या जो अंडर 16, अंडर 15, अंडर 18, अंडर 19 वाले बच्चे हैं, उनको 1 साल का रिलैक्सेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मेरी कई एसोसिएशन से बात हुई है, तो वो इस पर भी चर्चा कर रहे हैं कि जो अंडर 16 के टूर्नामेंट हैं, जो इस साल 16 साल के होने वाले प्लेयर हैं, जो इस साल 18 साल के होने वाले हैं, जो 18-19 साल के होने वाले प्लेयर हैं, जो आगे जब टूर्नामेंट शुरू होते हैं उसमें भाग लेते हैं, तो उनको 1-1 साल का रिलैक्सेशन दिया जाए, जिससे उनका कैरियर बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए, जो उनको चांस मिलना था वो ख़त्म ना हो जाए। तो अगर ऐसा किया जाता है तो बहुत अच्छा होगा। उन जो प्लेयर जिन्होंने 2 महीने 3 महीने घर में बिताए हैं, क्योंकि 2 महीने और 3 महीने घर पे बिताए हैं, और अगर वो किसी टूर्नामेंट के लिए तैयार होंगे तो उनको 3 महीने 4 महीने उस पर तैयारी पे लगेंगे। तो एक ये अच्छा हो सकता है कि हर प्लेयर को 6 महीने से 12 महीने का रिलैक्सेशन दे दिया जाए एज ग्रुप वाले में। उससे उस प्लेयर का जो है करियर ख़त्म नहीं होगा। या अंडर 16 होता है तो उसको अंडर 17 कर दीजिए, अंडर 18 है तो उसको अंडर 19 कर दीजिए, अंडर 19 है तो उसको अंडर 20 कर दीजिए। तो उससे ये होगा कि जो प्लेयर हैं, जो अपने पीक फॉर्म में थे, जो इस साल कुछ कर सकते थे, वो सिर्फ कोरोना की वजह से उनका करियर समाप्ति की ओर ना जाए। अब एक चीज़ और है कि ओलंपिक की जो तैयारी कर रहे हैं उन प्लेयरों का क्या होगा। ओलंपिक की जो तैयारी कर रहे हैं उन प्लेयरों का क्या होगा, और अगले साल ओलंपिक होंगे कि नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के लिए खेल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आम लोगों के लिए ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओलंपिक एक बहुत बड़ा गेम है। जो प्लेयर हैं वो ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं,
अभी फ़िलहाल तो नहीं कर पा रहे हैं, और उनको ओलंपिक की तैयारी करने के लिए आगे आगे जो है उन्होंने सरकार से अनुमति मांगी है, जो भारतीय खिलाड़ी हैं। लेकिन जापान की स्थिति दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। जापान ने बहुत दिन रोक के रखा कि खिलाड़ियों का क्या होगा, और उनकी जो इकोनॉमी है उनको संभालने के लिए उन्होंने कोशिश करी कि ओलंपिक इस साल हो जाए। लेकिन दुनिया भर की सिचुएशन ऐसी बदल गई कि उन्हें एक साल के लिए ओलंपिक टालने पड़े, और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर अगले साल ओलंपिक नहीं हो पाते हैं और कोरोना ख़त्म नहीं होता है तो ओलंपिक को रद्द भी किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि अगले साल ओलंपिक होना भी बहुत मुश्किल है, और यह ओलंपिक रद्द ही होगा। मैं हो सकता हूँ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, बहुत हार्श हूँ, लेकिन मैं अपनी जो जानकारी है उसके हिसाब से आपको ये बता सकता हूँ कि देखिए, ओलंपिक में जो है कोई एक देश, दो देश या तीन देश के लोग नहीं खेलते हैं। ओलंपिक में सैकड़ों देशों के प्लेयर वो क्वालिफाई करके आते हैं, ओलंपिक क्वालिफिकेशन खेल के आते हैं। अभी तो आधे से ज़्यादा ओलंपिक क्वालिफिकेशन नहीं हुए हैं, और ओलंपिक क्वालिफिकेशन भी तभी शुरू होंगे जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में सैकड़ों देशों की सरकारें, सैकड़ों देशों के प्लेयर और सैकड़ों देशों की में हो रही कोरोना एक्टिविटी, तो इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि ये सिर्फ जापान में कैसे हाल है उस पर डिपेंड नहीं करता। जापान में जब कोई ओलंपिक होता है, दुनिया से लाखों लोग उस देश में जाते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी इतना आसान होगा ओलंपिक को शुरू करना अगले साल। अगर होता है तो ये खिलाड़ियों के लिए भी बेस्ट है, देश और आयोजकों के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि ये जापान के लिए बहुत ख़तरनाक होगा अगर ओलंपिक रद्द होते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है। अब एक दुनिया के क्रिकेटर जो है आईपीएल के लिए परेशान है। हालांकि मुझे लगता है कि आईपीएल और ओलंपिक की तुलना नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि आईपीएल में सिर्फ 5 या 6 देशों के खिलाड़ी आते हैं, वो भी बहुत गिने चुने नंबरों में आते हैं। इनकी संख्या 100 के करीब होती है, 100 से कम ही हो सकती है, 100 के करीब होती है विदेशी प्लेयरों की। तो आप 100 प्लेयरों को जो है चार्टर्ड विमान से बुला सकते हैं, उनका कोरोना टेस्ट कर सकते हैं, उनको आप रख सकते हैं, और उसके बाद टूर्नामेंट करा सकते हैं दर्शकों के बिना स्टेडियम में। तो मुझे लगता है कि आईपीएल होने के चांस थोड़े ज़्यादा हैं, और बीसीसीआई के लिए आईपीएल बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्रिकेटरों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्रिकेटरों को इससे ज़्यादा धन कहीं मिलता नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सारे क्रिकेटर बयान दे रहे हैं कि वो आईपीएल खेलना चाहते हैं, कोरोना में भी खेलना चाहते हैं, और बिना दर्शकों के मैच हो जाए तो भी वो खेलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के लिए बीसीसीआई जाएगा और सारी कोशिशें करेगा। इस साल के अंत तक वो आईपीएल कराने की कोशिश में जुटा हुआ है, इसीलिए उसने उसको रद्द नहीं किया है, क्योंकि आईपीएल से उसको हर साल करीब 3.5 से 4 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट होता है। अगर अब एक बात हो रही है कि टूर्नामेंट दर्शकों के बिना कैसे टूर्नामेंट होगा, क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि दर्शकों के बिना टूर्नामेंट कैसे होगा। क्योंकि आप जब भी जाते हैं तो आपको भी टीवी में भी अगर आप मैच देखते हैं तो आपको तभी मज़ा आता है कि स्टेडियम जब तक फुल हाउस पैक हो, कमेंटेटर चिल्ला रहे हों, उधर से चौके छक्के पड़ रहे हों, दर्शक चिल्ला रहे हों, तभी मज़ा आता है। लेकिन कोविड के बाद ये चेंज हो जाएगा। कम से कम 1 साल तक तो आपको, अभी 3-4 महीने तक तो आपको टूर्नामेंट नहीं दिखाई देंगे, और उसके 1 साल तक आपको स्टेडियम में दर्शक नहीं दिखाई देंगे। तो जिनके पास दर्शक नहीं हैं, जिन खेलों के पास, उनके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन जिन खेलों के पास दर्शक हैं, जैसे इंडिया में क्रिकेट है, कुश्ती में बहुत सारे दर्शक आते हैं, और भी कई टूर्नामेंट हैं जो लीग हो रही हैं, उसमें बहुत सारे दर्शक आते हैं। तो उन दर्शकों से आयोजकों को मुक्ति लेनी पड़ेगी, और बिना दर्शकों के ही टूर्नामेंट कराना पड़ेगा। हालांकि इसका दूसरा बेटर पहलू है
कि आपकी जो लाइव ब्रॉडकास्टिंग है, आपका जो टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग है, आपकी जो ऐप के ज़रिए आप मैच देखते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी और वो लोग ज़्यादा देखेंगे। तो मुझे नहीं लगता दर्शकों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जो लोग स्टेडियम में मैच नहीं देख पाएंगे वो ऑनलाइन देख लेंगे। लेकिन कुल मिला के सिचुएशन, मेरी राय ये है कि अगर सिचुएशन ठीक होती हैं, अगर कोई रिस्क नहीं है, तो फिर बिना दर्शकों के खेल शुरू करने चाहिए। इससे जो खिलाड़ी कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, कंटिन्यू परेशान है, जिसके लिए खेल ही सब कुछ है, तो उनको इससे जो है थोड़ी राहत मिलेगी और वो फ्रस्ट्रेशन महसूस नहीं करेंगे। आपको पता होगा या नहीं पता होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो खेला जाता है फुटबॉल के प्लेयर इस समय बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और कई लीग ने बाकायदा मनोचिकित्सक रखे हुए हैं जो उन प्लेयरों को गाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे खाना है, कैसे रहना है, आपको कैसे अकेले रहना है, आपको कैसे आदत डालनी है, क्योंकि उन्हें ग्लैमर की आदत है, उन्हें दर्शकों की आदत है, उन्हें खेलने की आदत है, उनका घर फील्ड ही होती है, उनके लिए सब कुछ वही होता है। तो इसलिए वो तो उनको इस समय फ्रस्ट्रेशन महसूस हो रहा है। मुझे लगता है इंडिया के भी कई प्लेयर इस फ्रस्ट्रेशन से जूझ रहे होंगे। तो उनको भी देखने की ज़रूरत है। जो संबंधित एसोसिएशन है वो कम से कम एक मनोचिकित्सक रखें और जो उनके बड़े प्लेयर और छोटे प्लेयर, जो भी प्लेयर है, प्लेयर छोटा बड़ा नहीं होता है, जो जिस लेवल पे खेल रहे हैं उन प्लेयरों के हिसाब से और उनको समझाएं। और जिनके बच्चे प्लेयर हैं और जो इस समय घर पे हैं, तो उनके माँ बाप को जो है अपने बच्चों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों पे देखें कि कहीं उनका बच्चा बिगड़ तो नहीं रहा, उनका बच्चा कहीं परेशान तो नहीं है स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं होने के कारण। वो अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें, घर में ही प्रैक्टिस कराएं जैसे बाकी प्लेयर कर रहे हैं। तो इस समय क्योंकि इस समय बच्चे कोच के साथ नहीं हैं, तो माँ बाप की भी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने बच्चों का ध्यान रखें जो एज ए प्लेयर हैं, और कहीं फ्रस्ट्रेशन का शिकार ना हो। क्योंकि जब दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं तो छोटे बच्चों पर भी इसका असर पड़ता है। अब जो बात हो रही है कि एक बड़ा मुद्दा है कि खिलाड़ियों की आर्थिक स्थिति। निश्चित तौर पर जब लॉकडाउन हुआ है, पूरे विश्व में खेल बंद हैं, कहीं से पैसे का आवागमन नहीं हो रहा है, तो छोटे से छोटे गरीब से लेके बड़े से बड़े अमीर की जो है आर्थिक स्थिति चेंज हो रही है। तो प्लेयर पे उसका सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक्टिविटी पूरी तरीके से शून्य हो गई हैं और एक प्लेयर को तैयार करने के लिए अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। तो वो प्लेयर भी अब कैसे अपने ऊपर पैसा खर्च करेंगे, कैसे करेंगे, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर भी संबंधित एसोसिएशन को ध्यान देना चाहिए, जिससे उनको भी लगे कि हाँ कोई उनका है जो उनके बारे में सोचता है। तो उनकी आर्थिक स्थिति एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि स्पोर्ट्स एसोसिएशन की भी हालत ख़राब है। अगर टूर्नामेंट IPL नहीं होता तो BCCI की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। बाकी स्टेट एसोसिएशन तो वैसे ही सरकार की मदद के भरोसे रहती हैं कि साई के थ्रू जो उनको NSF का फंड मिलता है उसके ज़रिए वो प्लेयर्स को देती हैं और टूर्नामेंट कराती हैं। तो ये एक अलग तरह की सिचुएशन है जिससे निपटने के लिए मुझे लगता है सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। तो जो एसोसिएशन है उन्हें देखना चाहिए कि कैसे काम चलेगा। और ये खाली प्लेयर्स की बात नहीं है। प्लेयर्स से अगर एक मैच होता है तो उसमें खाली प्लेयर इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसमें अंपायर हैं, उसमें ग्राउंड स्टाफ है, उसमें सपोर्ट स्टाफ है, उसमें स्टेडियम में काम करने वाले लोग हैं, उसमें सफाई कर्मी हैं और बहुत सारे लोग उसमें शामिल होते हैं। तो वो लोग भी इस समय बिना पैसों के हैं। तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स शुरू करने चाहिए धीमे धीमे करके, बिना दर्शकों के, जिससे उन लोगों को भी पैसे मिलते रहें, उन लोगों का भी घर चलता रहे और उन लोगों को भी
थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिले, थोड़ा सा राहत मिले। तो मुझे लगता है कि इस तरीके से काम करने चाहिए। और खेल संघों को आज से नहीं, पिछले 20 सालों से कहा जा रहा है कि वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें। हालांकि वो अभी तक ऐसा नहीं कर पाए हैं, लेकिन जल्दी उनको ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके की सिचुएशन में भी आगे सरकार से आर्थिक मदद कम हो सकती है, सरकार अपनी मदद को काट सकती है। तो खिलाड़ियों को और खिलाड़ियों की सहायता स्पोर्ट्स एसोसिएशन कैसे करेंगी, ये स्पोर्ट्स एसोसिएशन को देखना होगा। अब एक और आ रहा है कि खिलाड़ियों को क्या ऑनलाइन तैयारी की जा सकती है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो ऑनलाइन तैयारियां भी करवा रहे हैं। साई और कई स्टेट एसोसिएशन, कई साई जो है कई नेशनल एसोसिएशन के साथ मिलकर ऑनलाइन कोर्सेज करा रहा है। लेकिन मेरी इसमें राय डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन से जो है कभी भी स्पोर्ट्स पर्सन तैयार हो सकते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा मैदान पर तैयार होता है। तो सारे लोगों को, सारी एसोसिएशन को तो ये इस पर काम करना होगा कि कैसे जल्द से जल्द सारे मैदान खिलाड़ियों के लिए खुल जाएं। खिलाड़ी और लोगों से ज़्यादा समझदार होता है, उसे पता होता है कि किस तरीके से क्या करना है। वो ऑलरेडी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करता है, और वो ज़्यादा समझदार है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय में ग्राउंड खोल दिए जाएंगे, ग्रेजुअली खोले जाएंगे, कभी कुछ प्लेयर के लिए, कभी कुछ प्लेयर के लिए। तो उस हिसाब से प्रैक्टिस शुरू होगी। 4-5 महीने के लिए आप लोग प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद फिर आप लोग तैयारी होगी। एक और सवाल उठ रहा है कि क्या खाली स्टेडियम में मैच कराना जायज़ है। आप लोगों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपकी सेहत के हिसाब से सोचा जाए, खिलाड़ियों की सेहत के हिसाब से सोचा जाए, और दुनिया के हिसाब से सोचा जाए, तो मुझे लगता है कि 1 साल तक सिर्फ बिना दर्शकों के ही मैच कराने चाहिए। क्योंकि अगर दर्शक होंगे तो चांसेस ज़्यादा बढ़े। अगर मैं आपको एक क्रिकेट का एग्जांपल देता हूँ कि आप कहेंगे बैरिकेडिंग लगा दो, दर्शक प्लेयर्स को छू ना पाएँ। लेकिन अगर 30 से 40 हज़ार या 50 हज़ार दर्शक किसी स्टेडियम में जाता है, उस स्टेडियम में मुश्किल से 50 से 60 वॉशरूम होते हैं। तो एक वॉशरूम पे 1000 लोग होते हैं। तो ऐसे में आप जब 50,000 लोगों की एंट्री होती है, एक सीमित समय होता है। मैंने कई बार देखा है मैच कवर करते समय कि अगर फुल वे में एंट्री की जाती है, तब भी मैच शुरू होने के 1 घंटे तक जो है बाहर लाइन लगी रहती है। तो ऐसे में अगर आप स्क्रीनिंग करके अगर प्रशंसकों को, टिकट लेने वाले दर्शकों को अगर अंदर आने देते हैं, तो फिर वो पूरा दिन इसी में लग जाएगा, एंट्री में ही। तो और बिना स्क्रीनिंग के किसी की एंट्री जायज़ नहीं है। अब आप कहेंगे हम प्लेयर्स को नहीं छू सकते, तो आप प्लेयर्स को नहीं छुएंगे, लेकिन आसपास छुएंगे तो आप लोगों को फैलेगा, ग्राउंड में फैलेगा, ग्राउंड में दूसरा मैच होगा तो उनको फैलेगा। तो इससे अच्छा है कि बिना दर्शकों के ही मैच कराए जाएं, मैदान में सिर्फ प्लेयर्स हों, और जो वहाँ पे जो ग्राउंड्स, जो मैदान कर्मी हैं, जो वहाँ के बाकी जो लोग हैं, उनका भी जो है कोरोना टेस्ट पहले ही करा लिया जाए या उनकी स्क्रीनिंग कर ली जाए, जिससे एक शुद्ध रूप में मैच हो। और कोई भी मैच हो, कोई भी गेम का हो, पहले मैच शुरू हो जाए धीमे धीमे, उसके बाद आप जो है आगे से आगे जो है उसमें सुधार करते जाते हैं। जैसे जैसे कोरोना सुधरता है, वैसे वैसे आप जो है कर सकते हैं। एक और भी चीज़ है, अगर दर्शक होते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी होगी फुटबॉल खेलने वाले और बैट्समैन, बल्लेबाजी करने वाले। क्योंकि आप पूछेंगे कैसे, क्योंकि स्टेडियम तो बहुत बड़ा होता है। अगर फुटबॉलर जब भी फुटबॉल में गोल करता है तो वो स्टेडियम में जाती है। जब बैट्समैन छक्का मारता है तो वो बॉल स्टेडियम में जाती है।
तो उसमें दर्शक उठा के फेंकते हैं। अब जो दर्शक बॉल को फेंक रहा है वापस ग्राउंड में, या जो फुटबॉल को फेंक रहा है वापस ग्राउंड में, अगर वो कहीं से भी कोरोना पॉजिटिव है तो वो खिलाड़ियों तक आ सकता है। तो इसलिए भी एक कारण और ये भी है कि खेलों में जो है दर्शकों को फिलहाल क्यों दूर रखना चाहिए। अब एक बात आती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। आपने अभी एक मैच अभी हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें दर्शक नहीं थे, लेकिन जब उसमें प्लेयर ने छक्का मारा तो गेंदबाजों को बॉल ढूंढने के लिए दर्शक दीर्घा में जाना पड़ा और काफ़ी देर तक वो बॉल ढूंढते रहे। 10 से 12 मिनट खाली बॉल ढूंढने में लग गया। तो इसको भी ध्यान करना पड़ेगा। अगर बिना दर्शक के मैच शुरू होते हैं तो ग्राउंड्समैन की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जिससे इस तरीके की परेशानियां सामने ना आए। इस तरीके की परेशानियां आएंगी तो ग्राउंड मैच थोड़ा धीमे होगा, जिससे जो है कंटिन्यूटी बिगड़ेगी। हालांकि एक अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात यह है कि जिन खेलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग पहले से ही है, उन खेलों को आप सबसे पहले शुरू कर सकते हैं। जैसे बिलियर्ड्स है, स्नूकर है, कार रेसिंग है, शतरंज है, टेबल टेनिस है। ये जितने भी गेम हैं, इसमें फिजिकल डिस्टेंसिंग ऑलरेडी रहती है। तो आप इन खेलों को शुरू कर सकते हैं। उससे आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा, एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आगे कैसे हम उसको कर सकते हैं। और एक और बात आ रही है कि अगले 15-20 दिन में आपको प्लेयरों के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए। प्लेयर जो है वो किसी इंडोर हॉल में या किसी ग्राउंड में भी फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ अपनी प्रैक्टिस शुरू करें, जिससे उनको तैयार होने में जब खेल पूरी तरीके से इंडिया में या ऑल ओवर वर्ल्ड में शुरू हों तो वो इसके लिए पहले से तैयार रहें। क्योंकि एक प्लेयर को तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। वो आप किसी प्लेयर से ऐसे नहीं कह सकते कि आप उठो और जाके खेलने लगो। अच्छा, एक और भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि इस साल बहुत सारे प्लेयर्स के रिटायरमेंट होने थे। अब वो रिटायरमेंट टल जाएंगे। जैसे सबसे बड़ा नाम है महेंद्र सिंह धोनी, लियोन मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रोजर फेडरर। इस तरीके के बहुत सारे प्लेयर हैं। बहुत सारे प्लेयर ओलंपिक के लिए भी हैं, जिन्होंने ये इस साल तय किया था कि वो आखिरी ओलंपिक खेल के रिटायर हो जाएंगे। या धोनी हो सकता है आईपीएल के बाद रिटायरमेंट ले लेते, या वह आईपीएल के बाद वर्ल्ड कप खेल के रिटायरमेंट ले लेते। फेडरर इस साल रिटायरमेंट लेने की सोच रहे थे। मेसी का भी रिटायरमेंट प्रस्तावित है, जल्दी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आगे चलकर एक ये सुखद पहलू भी कह सकते हैं या दुखद पहलू, आप जिस तरीके भी इसको लें, कि ये जो रिटायरमेंट है वो कम से कम 1 साल के लिए टल गए हैं ड्यू टू कोरोना। अब कोरोना के कारण जो है ये रिटायरमेंट टल जाएगा, तो आपको ये प्लेयर थोड़ा ज़्यादा दिन तक खेलते हुए दिखाई देते हैं। अब एक सबसे बड़ी समस्या आ रही है, आगे जो टूर्नामेंट होंगे तो वो कैसे आयोजित कराए जाएंगे, क्योंकि इनकी डेट क्लैश करेंगी। अब जैसे ओलंपिक अगले साल बढ़ गया है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है, बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है, एथलेटिक्स की वर्ल्ड चैम्पियनशिप होनी है, तमाम प्राइवेट लीग हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, एशियन गेम्स होने हैं, वर्ल्ड कप होने हैं। अब जैसे इस साल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में है, अगले साल T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप इंडिया में है। तो अगर इस साल T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं हो सकता है तो आईसीसी के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी कि वो कराए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगले साल का जो भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप है उसको रद्द करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है जिससे जो है 2 महीने क्या 15 दिन भी अगर क्रिकेट या कोई भी खेल बंद होते हैं, उसको दोबारा रीशेड्यूल करने में दिक्कत आती है। तो मुझे लगता है कि कई सारे टूर्नामेंट रद्द होंगे, कई सारे टूर्नामेंट रीशेड्यूल होंगे। दुनिया भर की एसोसिएशन को बैठकर एक नया कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, नया जो है
फ्यूचर टूर प्रोग्राम बनेगा, उसके बाद फिर चीज़ें शुरू होंगी। और इसके लिए सभी खिलाड़ियों को, खेल से जुड़े लोगों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि अब ये कोरोना ऐसी महामारी है जिससे आप कुछ कर नहीं सकते। आपको इससे थोड़ा बहुत तो सावधान रहना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग अब जो एक बात और है कि खिलाड़ी इस समय घर पर क्या करें। मेरे एक साथी हैं, उन्होंने अभी भी सुझाव दिया है कि खिलाड़ियों को घर पे ही अभ्यास करते रहना चाहिए। भले वो ग्राउंड पे नहीं जा पा रहे हैं तो अपने आप को कम से कम फिट रख सकते हैं। अपने आप को कोशिश करें कि वो जब ग्राउंड पे उतरें तो वो पहले जैसी पोजीशन पे रहें और जिससे उनको आसानी हो अपने आप को ढालने में, अपने आप को जो है वो एज ए प्लेयर नज़र आएँ। क्योंकि जब आप घर में रहते हैं अपने खान पान पे ध्यान दें, अपने सुरक्षा पे ध्यान दें और सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई चोट मत लगाएं, क्योंकि अगर चोट लग गई तो आपका जो है करियर 2 महीने 3 महीने के लिए तो ऑलरेडी ब्लॉक हुआ है, आगे भी ब्लॉक हो सकता है। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको समझना होगा और कुल मिला के यही है कि आगे खेल जो है वो चेंज होंगे। अब मैं आप लोगों के सवालों पे आ जाता हूँ कि बहुत सारे सवाल मुझसे लोग लगातार पूछ रहे हैं। मैंने कहा था आखिरी के 20 मिनट में जवाब दूंगा, लेकिन सवालों का सिलसिला कुछ ज़्यादा है। तो पीयूष जैन जी ने पूछा है कि स्कूल गेम्स का क्या स्वरूप होगा। सुमन द्विवेदी है, उन्होंने पूछा है क्या इस साल जो है स्कूल गेम्स हो पाएंगे। चंद्रशेखर यादव जी का भी यही सवाल है कि क्या इस साल स्कूल टूर्नामेंट नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है स्कूल टूर्नामेंट से जुड़े काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे जो मुझे देख रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि गेम्स टूर्नामेंट कराना बहुत आसान नहीं होगा इस साल, क्योंकि कोरोना की जो बीमारी है वो बच्चों पे ज़्यादा होती है और जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उन पे ज़्यादा होती है और जो 65 साल से ज़्यादा के लोग हैं उन पे होती है। तो मुझे लगता है स्कूल गेम्स कराना इस बार बहुत आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कूल गेम्स नहीं होंगे, लेकिन सरकार से इसकी परमिशन मिलेगी, इसको लेकर मुझे शक है। क्योंकि सरकार फ़िलहाल जुलाई तक तो स्कूल ही नहीं खोलने जा रही है और फिर जुलाई के बाद आपके पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बचते हैं। अगस्त से बारिश होती है, आपके पास सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर लास्ट और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का समय बचेगा। उसमें कोरोना की स्थिति क्या रहती है। और आप सबसे बड़ी बात है स्कूल गेम्स में आपके पास सुविधाएं इतनी नहीं हैं कि आप हर बच्चे का कोरोना टेस्ट करा पाएँ, हर बच्चे को क्वारंटाइन पे रख पाएँ, या आप एज ए प्लेयर, बड़े प्लेयर को तो क्वारंटाइन पे रख सकते हैं, आप किसी के बच्चे को 14 दिन कैसे क्वारंटाइन पे रखेंगे। और तो इसमें स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है, उसको बहुत सोचने की ज़रूरत है कि आगे इसमें क्या होगा। लेकिन मेरी जो सोच कहती है, जो मेरी जानकारी है, मुझे लगता है कि स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को पहले सारे पहलू चेक कर लेने चाहिए। इस पर एक कमेटी बनानी चाहिए, वो कमेटी प्लेयर से बात करे, वो प्लेयर्स कोचेस से बात करे, इसमें काम करने वाले लोगों से बात करे। उसके बाद कोई एक नया स्वरूप निकल के आए कि अगर स्कूल गेम्स कराए भी जाते हैं तो कैसे कराए जाएंगे, क्या सुविधाएं दी जाएंगी बच्चों को, कैसे उनको रखना पड़ेगा। क्योंकि आप बच्चों को जब रखते हैं तो वहाँ पे कैसे फ़िजिकल डिस्टेंसिंग का पालन होगा, उनको जो खाना सप्लाई कर रहा है उनकी फ़िजिकल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन होगा। इसमें पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, आपको ज़्यादा सुविधाएं, पहले से ज़्यादा सुविधाएं देनी पड़ेगी। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन इस पर कितना तैयार होती है, कितना उसके पास फ़ंड है और कैसे वो फ़ंड, जो आयोजक हैं वो कैसे फ़ंड को मैनेज करते हैं, तो उस पे एक वो है। अब विशाल आनंद जी हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि ग्राउंड एक्टिविटीज़ के बिना जो है खिलाड़ियों को तैयार करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि ग्राउंड के बिना आप खिलाड़ियों को तैयार नहीं कर सकते। आप जो अभी साई ने और बाकी एसोसिएशन ने जो एक्टिविटीज़ शुरू करी हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ शुरू करी हैं, उससे आप
खिलाड़ियों को मानसिक तौर पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन शारीरिक तौर पर तैयार करने के लिए आपको ग्राउंड पर आना ही पड़ेगा। इसलिए ग्राउंड आगे खोलने ही पड़ेंगे। मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में हर एक सेक्टर में, हर दूसरे सेक्टर में एक एकेडमी है। इस समय सारी एकेडमी बंद है। हर सोसाइटी में कोई ना कोई स्पोर्ट्स होता है, जिम बंद है सारे, क्योंकि ये सब फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन इसमें बहुत आसानी से हो नहीं पाता। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। सैनिटाइजेशन, अब आप अगर किसी बहुत बड़े ग्राउंड में खेल रहे हैं, एक ग्राउंड में आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं या आप एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप फुटबॉल खेल रहे हैं, तो आप इसको एक कमरे में तो खेलते नहीं हैं, आप पूरे ग्राउंड में खेलते हैं। तो पूरे ग्राउंड को सैनिटाइज करना बहुत मुश्किल काम है और उसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। तो ये एकेडमी शुरू करने से पहले और ये ग्राउंड एक्टिविटीज़ करने से पहले ये भी शुरू करने पर देखना पड़ेगा। एक पीएस नोएडा से मेरा सवाल, यही सवाल वो पूछ रहे हैं, क्या प्राइवेट स्पोर्ट्स ग्राउंड और कॉम्प्लेक्स हैं वो ओपन किए जा सकते हैं क्या? तो मैंने अभी वही जवाब दिया कि कॉम्प्लेक्स ओपन करना बड़ा आसान है, लेकिन स्पोर्ट्स ग्राउंड शुरू करना मुश्किल होगा। अभी त्रिपाठी ने सवाल पूछा है कि क्या आईपीएल होने की संभावना है? तो मुझे लगता है कि हाँ, आईपीएल होने की संभावना है। इस साल के अंत में नवंबर दिसंबर तक बीसीसीआई किसी भी तरीके आईपीएल आयोजित करेगा, क्योंकि जो मेरी जानकारी है कि अगर आईपीएल नहीं होता है तो उसको 3,500 करोड़ का घाटा होगा, और 3,500 करोड़ का घाटा बीसीसीआई सहने की स्थिति में नहीं है। तो वो कोशिश करेगा कि बिना दर्शकों के ही आईपीएल हो जाए, जिससे उसको टीवी स्टार इंडिया से मिलने वाली जो 3,500 करोड़ रुपए की राशि है इस साल की, वो उसको मिल जाएगी। उससे उसके खर्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं। उसको अगर कई उसके कोर्ट केस चल रहे हैं, कोची टस्कस से उसका कोर्ट केस चल रहा है, अगर वो कोची टस्कस को उसको पैसे देने पड़ते हैं तो हज़ारों करोड़ रुपया उसको देना पड़ेगा। तो इसलिए बीसीसीआई के लिए आईपीएल ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि इस साल आईपीएल होगा और बिना दर्शकों के होगा। अब एक बलवंत सिंह है, वो पूछ रहे हैं क्या सरकारी फंडिंग संभव है? मुझे नहीं लगता कि सरकार इस स्थिति में है कि वो खेलों को लेकर जो ऑलरेडी मदद दे रही है उससे ज़्यादा वो मदद किसी को देगी। सरकार के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पैसा नहीं है। और जो मैंने अब तक 15 साल से क्रिकेट या खेल कवर किए हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कि सरकार की प्रायोरिटी में, किसी भी सरकार की प्रायोरिटी में गेम्स हैं। जब ओलंपिक आता है, जब कॉमनवेल्थ गेम्स आते हैं, जब एशियन गेम्स आते हैं, जब वर्ल्ड कप आते हैं, तो ट्विटर पे सरकार के लोग, किसी भी सरकार के हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो, हरियाणा को छोड़कर, तो वो लोग ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाते हैं। प्लेयर्स जो मेडल जीतते हैं उनको बधाई देते हैं, प्लेयर्स जो आते हैं जीत कर उनको इनामों की घोषणा की जाती है। लेकिन जब वो प्लेयर 5 साल 7 साल ग्राउंड में तैयारी कर रहा होता है, जब उसके पास दूध नहीं होता, जब उसके पास पानी नहीं होता, जब उसके पास इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तब इन सरकारों का कोई भी ध्यान उस पर नहीं जाता है। फॉरेन में और हमारे यहाँ यही अंतर है। फॉरेन में जब प्लेयर तैयार हो जाता है तब उसको मदद करते हैं, हमारे यहाँ जब मेडल जीत जाता है तब उसको मदद करते हैं। और यही कारण है कि हमारे मेडल्स की संख्या नहीं बढ़ती है। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि सरकार कोई मदद करने वाली है एक्स्ट्रा। वो जो मदद ऑलरेडी एनएसएफ को दे रही है उसमें कटौती ना हो, इसी के वही मतलब महत्वपूर्ण होगा। अब लोग कह रहे हैं कि बॉडी कॉन्टैक्ट्स गेम का क्या फ्यूचर है। मैंने शायद आपने अभी ज्वाइन किया होगा, राजू जी हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स का फ्यूचर बहुत अच्छा नहीं है। अभी फ़िलहाल बॉडी कॉन्टैक्ट्स गेम पोस्टपोन ही रहेंगे जब तक इनकी एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इनकी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन इसको बैठकर कोई नियम नहीं बनाते हैं, कोई नया सुझाव लेकर नहीं आते हैं, तब तक बॉडी कॉन्टैक्ट गेम्स का फ्यूचर अच्छा नहीं रहेगा। क्योंकि ऑलरेडी
ओलंपिक क्वालिफिकेशन में कई बॉडी कॉन्टेक्ट गेम्स के जो प्लेयर हैं वो कोरोना पीड़ित हुए हैं और उनको आइसोलेशन में जाना पड़ा, उनको क्वारंटाइन करना पड़ा है, उनको जो है दवाइयाँ देनी पड़ी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बॉडी कॉन्टेक्ट गेम्स सेम पुराने पुराने जो है शेड्यूल से हो पाएंगे या पुराने तरीके से हो पाएंगे। उसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया सोचना पड़ेगा। मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि बॉडी कॉन्टेक्ट गेम जैसे कुश्ती है, रग्बी है, ऐसे गेम्स में आपको या तो 14 दिन पहले प्लेयर्स को बुला के उनको क्वारंटाइन करना पड़ेगा या तो उनका कोरोना टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ऐसे मैच करा सकते हैं। क्योंकि इससे आप किसी दूसरे की ज़िंदगी खतरे में डाल के कोई भी गेम नहीं कराया जा सकता। मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। अब एक सुवर्णा जोशी जी हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या यूनिवर्सिटी गेम्स एंड अदर नेशनल्स होंगी। तो मेरा जवाब वही है कि यूनिवर्सिटी गेम्स और नेशनल्स का भी वही हाल है जो स्कूल गेम्स का हाल है। फ़िलहाल अभी ये होता नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके भी ट्रायल्स होंगे, उन पे भी जो टीम्स भेजी जाएंगी, टीम्स के लिए आपको यूनिवर्सिटीज़ में ट्रायल कराने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी गेम्स में भेजने के लिए। नेशनल के लिए स्टेट एसोसिएशन में आपको ट्रायल कराने पड़ेंगे। अगर स्टेट एसोसिएशन में आप ट्रायल कराते हैं तो सैकड़ों बच्चे आते हैं उनका ट्रायल लेने के लिए भी आपको खाली आपको खेलने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना पड़ेगा, आपको ट्रायल कराने के लिए भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं पहले की तरीके की लाइन में बच्चों को लगा दिया, लाइन में प्लेयर्स को लगा दिया और ट्रायल्स ले लिए। अब बाकायदा आपको ग्राउंड में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। मैंने देखा है कि अंडर 16 के और अंडर 19 के और अंडर 14 के जो पहले ट्रायल, मैं एक बार कानपुर में था और वहाँ पे अंडर 14 यूपी टीम का, क्रिकेट टीम का ट्रायल चल रहा था कमला क्लब ग्राउंड में, तो पूरा ग्राउंड बच्चों से भरा हुआ था। अगर वैसी परिस्थितियों में आप ट्रायल नहीं करा सकते हैं, आपको इन सब सारी चीज़ों को बदलना पड़ेगा। आपको ट्रायल का भी स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। आपको ट्रायल से पहले सबको सैनिटाइज करना पड़ेगा, आपको क्वारंटाइन करना पड़ेगा। आप एक काम करा सकते हो, आप शहर शहर जाके आप ट्रायल करो जिससे कम प्लेयर आएँ, या आप ट्रायल एक दिन की बजाय आप 10 दिन में कराओ और कम बच्चों को बुलाओ और फिर ट्रायल करो। तो इस तरीके से आप कर रहे हैं। अब एक नागेश जी हैं कि जैसा कि वो पूछ रहे हैं कि जैसा कि हमने चाइना में देखा कि छोटे बच्चे के स्कूल पूरी सुरक्षा के साथ खोल दिए हैं, बाकायदा मास्क, फेस कवर लगाकर लोग स्कूल जा रहे हैं, क्या ऐसा भारत में संभव है स्कूल में? देखिए, हमें चाइना से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। चाइना की अगर आप एक अच्छी बात देख रहे हैं तो दुनिया अगर कोरोना से पीड़ित है तो आपको पता ही होगा कि किस देश की वजह से पीड़ित है। तो वहाँ पे कोरोना कब आया? चाइना में कोरोना बहुत पहले आ गया था और उसने उसको सुधारने में, उससे निपटने के लिए कितना टाइम दिया। और सबसे बड़ी बात है, चाइना से जो भी न्यूज़ आती हैं वो कितनी सही होती हैं उस पर मैं एज एक जर्नलिस्ट होकर मैं विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, चाइना में स्वतंत्र मीडिया नहीं है जो स्वतंत्र खबरें दे सके। चाइना जो एज ए नेशन या वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है जो चाहती है वही खबरें बाहर आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि भारत में अभी जुलाई तक कोई भी स्कूल तैयार होगा या कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहेगा। अब डॉक्टर सरनजीत सिंह है, उनका क्वेश्चन है कि क्या खिलाड़ियों के डोप टेस्ट सुचारू रूप से चल रहे हैं? तो मैं तो यही कहूँगा कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि डोप टेस्ट सुचारू रूप से चल रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी भी इस समय बहुत सारे खिलाड़ी डोप टेस्ट देना नहीं चाहते हैं और इसी तरीके से वो बचे हुए भी हैं। और आप डॉक्टर हैं, आप तो इसी चीज़ पे आपने बहुत रिसर्च भी किया है, आपको पता होगा कि हमारी नेशनल डोपिंग एजेंसी की जो लैब है वो ऑलरेडी सस्पेंड चल रही है, अभी वो खुली नहीं है। तो ऑलरेडी डोप टेस्ट कम हो गए हैं, कोरोना के कारण वो डोप टेस्ट और ज़्यादा कम हो गए हैं। तो अभी डोप टेस्ट सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि 2 महीने तक डोप टेस्ट सुचारू रूप से चल भी पाएंगे। और जो प्लेयर हैं वो भी इसमें बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर रहे हैं। उन्होंने भी मेरी जो निजी जानकारी है उसमें कई प्लेयरों ने
मना कर दिया है कि जब हम खेल ही नहीं रहे हैं, जब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप हमारा डोप टेस्ट क्यों ले रहे हो। कई लोगों ने कह दिया हम गांव में हैं, कई प्लेयरों ने कह दिया है कि मैं फैमिली के साथ हूँ, बिजी हूँ। तो इस तरीके से लोग बहाने बना बना के डोप टेस्ट कर रहे हैं। और आपने बहुत अच्छा एक याद दिलाया कि अब डोप टेस्ट करने में भी और ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि पहले जो हाल में खबर आई थी कि एक डोप टेस्ट लेने वाले भी जो कई कर्मी हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव थे। तो उसके बाद वाडा ने भी कई नियम सख्त किए हैं। तो वाडा के साथ बाकी जो देश हैं उनकी जो राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसियां हैं उनको भी जो है अपने नियमों में बदलाव करना पड़ेगा, और जो पुरानी जो सरकारी प्रक्रिया है उससे उबरते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा कि डोप टेस्ट ऐसे ऐसे लोगों को डोप टेस्ट करने भेजे जो स्वयं जिनका पहला खुद का कोरोना टेस्ट हो गया हो, पता चला वो डोप टेस्ट लेने गए और वहाँ पे कोरोना दे के चले आए। तो इन सब चीज़ों से भी बचना होगा और प्रॉपर सुविधाएं डोप टेस्ट करने वालों जो कर्मी हैं उनको उपलब्ध करानी पड़ेगी, उनको भी पीपी किट उपलब्ध करानी पड़ेगी, उनके पास भी ग्लव्स हो, उनके पास भी मास्क हो, और तब वो प्लेयर्स के पास जाएं और उनका डोप टेस्ट करें। अशोक कुमार शर्मा जी का सवाल है, क्या ओलंपिक ना होने से बहुत खिलाड़ियों का सपना टूट जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक खिलाड़ी जो है वो जन्म लेता ही है ओलंपिक खेलने के लिए और विश्व कप खेलने के लिए। छोटे से छोटा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, वो जो है सबसे पहला उसका काम होता है कि वो जाके ओलंपिक खेले। मतलब उसकी सोच होती है कि वो या तो अगर क्रिकेटर है तो वो सोचता है वर्ल्ड कप खेलेगा, और जो बाकी के गेम्स के हैं टेबल टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, उनका होता है कि वो अपना विश्व चैम्पियनशिप, विश्व कप खेलें और ओलंपिक खेलें। तो और 4 साल में एक बार ओलंपिक आता है। पहली बार ओलंपिक अगर वर्ल्ड वार को छोड़ दें तो पहली बार ओलंपिक स्थगित किया गया है, और वर्ल्ड वार के दौरान ही ओलंपिक रद्द किए गए थे, उसके अलावा कभी ओलंपिक रद्द नहीं किए गए। तो अगर कोरोना के कारण ओलंपिक रद्द होता है तो निश्चित तौर पर प्लेयर्स के लिए बहुत बड़ा आघात होगा, क्योंकि 4 साल तैयारी किसी प्लेयर को ओलंपिक क्वालिफिकेशन करने के बाद उसको ओलंपिक में खेलने का मौका मिलता है, तो उसे अगला 4 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इससे निश्चित तौर पर एक पीढ़ी का तो अंत हो जाएगा। कई ऐसे प्लेयर होंगे जो दोबारा ओलंपिक खेलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो निश्चित तौर पर ये उनके लिए बहुत ही होगा, नुकसानदेह होगा। अवधेश झा जी हैं, वो पूछ रहे हैं सर खेलो इंडिया टूर्नामेंट का क्या प्लान है। देखिए सरकार ने अभी भी खेलो इंडिया टूर्नामेंट इस साल तो अपने करा लिए हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हो चुके हैं, और आसाम में खेलो इंडिया गेम्स भी हो चुके हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी हो सके हैं। तो मुझे लगता है जो अगले सेशन के खेलो इंडिया गेम्स हैं वो होंगे, क्योंकि अभी उनमें बहुत सारा टाइम है, सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार इस पर बहुत पैसा लगा रही है, सरकार इसको कराने के लिए बहुत कीन है। तो और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि खेलो इंडिया गेम्स के लिए अभी टाइम है। तो और उनका ऐसा कोई प्रॉपर उन्होंने इसके लिए प्रॉपर इंतज़ाम किए हैं। जिस स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है। असम सरकार ने पिछले बहुत अच्छा काम किया है। तो मुझे लगता है कि खेलो इंडिया गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, और उसमें फ़िलहाल कोई संकट नहीं नज़र आता है, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। हो सकता है तब तक वैक्सीन्स भी आ जाएं और कोरोना कुछ ख़त्म भी हो जाए। संजीव कुमार जी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या क्रिकेट को भी ओलंपिक में शामिल करना चाहिए। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने की बात हो रही है, लेकिन क्रिकेट का ऑलरेडी स्केड्यूल बहुत व्यस्त है। और जैसे आप फुटबॉल में देखते हैं तो फुटबॉल ओलंपिक में है, लेकिन उसमें किसी भी देश की मजबूत टीम या प्रॉपर टीम नहीं जाती, बहुत स्टार उसमें नहीं खेल रहे होते, वो अंडर 20 टीम ही भेजते हैं,
और अंडर 20 टीम का ही टूर्नामेंट होता। तो मुझे लगता है कि ओलंपिक में क्रिकेट होना चाहिए, लेकिन उसको भी फुटबॉल की तरीके ही करें। अंडर 20 कर सकते हैं, अंडर 21 कर सकते हैं, या आप अंडर 19 टीमें भेज सकते हैं, या जो अब आपकी उन टीमों को भेज सकते हैं जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हो। तो उससे क्या होगा कि ओलंपिक में क्रिकेट का प्रतिनिधित्व भी होगा, और जो युवा प्लेयर हैं उनको ओलंपिक में खेलने का चांस भी मिलेगा, और अगर वो ओलंपिक में बेटर करते हैं तो वो अपनी नेशनल टीम में भी खेल पाएंगे, और इसी बहाने भारत या एशियन देशों के जो कुछ मेडल भी बढ़ पाएंगे, और क्रिकेट का उन देशों में भी विस्तार हो जाएगा। क्रिकेट जो है, क्रिकेट प्लेइंग नेशन की जगह दूसरे उन देशों में भी जा पाएगा जहां पर क्रिकेट नहीं खेला जाता। तो एक तरीके से क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा। तो जो हमारी राष्ट्रीय एसोसिएशन है और आईसीसी है, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए। आईसीसी बाकी जो एसोसिएशन है उन पे दबाव बना रहा है कि वो अपनी टीमों को ओलंपिक में भेजे। हालांकि बीसीसीआई कतई नहीं चाहता कि इंडिया की टीम ओलंपिक में जाए। तो अगर आईसीसी कोई बीच का रास्ता निकालता है, अंडर 20 टीम, अंडर 19 टीम, अंडर 21 टीम, अगर इस तरीके का कोई रास्ता निकालता है तो मुझे लगता है कि क्रिकेट का प्रतिनिधित्व भी हो पाएगा, और इससे क्रिकेट का भी फ़ायदा होगा, क्रिकेटरों का भी फ़ायदा होगा, क्रिकेट भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों पे छा जाएगा, और क्रिकेटर भी जो जूनियर क्रिकेटर हैं वो अंतर्राष्ट्रीय फलक पर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे, और स्टेट टीमों में अपनी नेशनल टीमों में जगह बना पाएंगे। भास्कर गनेकर हैं, उन्होंने पूछा है कि कोरोना का खिलाड़ियों पर मानसिक तौर पर कितना असर होगा। मैंने शुरू में ही बताया था, शायद भास्कर जी ने थोड़ा देर से ज्वाइन किया है मुझे, मैंने शुरू में ही बताया था कि कोरोना का खिलाड़ियों पर मानसिक तौर पर बहुत असर पड़ रहा है। खिलाड़ियों को आदत नहीं है इतने दिन तक घर पे बैठने की। खिलाड़ी हमेशा बाहर रहते हैं, वो या तो ट्रेनिंग करते हैं, या टूर्नामेंट खेलते हैं, या कोच के साथ रहते हैं। तो सारी जो भी स्टेट एसोसिएशन है, जो भी नेशनल एसोसिएशन है, उनको मनोचिकित्सक एक हायर करके और अपने खिलाड़ियों के टच में रखना चाहिए, जो खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति पे रखें। और जो खिलाड़ियों के माँ बाप हैं उनको भी लगातार अपने बच्चों से बात करते रहना चाहिए कि कि उसको वो उनका बच्चा कहीं मानसिक परेशानी में ना पड़े। गोविंद सिंह भदौरिया हैं, वो पूछ रहे हैं कि दिव्यांग क्रिकेट को बीसीसीआई अपने पैनल में कब तक शामिल करेगी। देखिए, ये तो बीसीसीआई का फैसला है, मैं इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। हालांकि दिव्यांग क्रिकेटर की कई जो संस्थाएं हैं उन्होंने हाल में बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली से मुलाकात करी थी, और सौरव गांगुली ने भी उनको कुछ सजेशन दिए हैं, कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं। बीसीसीआई की तरफ से उन्हें सुझाव आया है कि आप लोग आप लोग मिलाकर एक संस्था बना लें। कई संस्थाओं को बीसीसीआई जो है अपने साथ शामिल नहीं कर सकता, तो आप जितनी भी संस्थाएं अलग अलग हैं वो मिल के एक अम्ब्रेला संस्था बना लें, और उसके बाद बीसीसीआई उस बारे में सोचेगा। तो अब बाकी संस्थाओं ने उस पर कितना आगे बढ़ी हैं और क्या किया है, इस बारे में उनको सोचना है। और उनको नहीं। चंद्रशेखर यादव जी पूछ रहे हैं, क्या इंडियन क्रिकेटर्स को आईपीएल के अलावा विश्व की दूसरी लीग में खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए? आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरे विचार तो ये हैं कि उनको खेलने की अनुमति मिलनी चाहिए, लेकिन अगर भारतीय क्रिकेटर्स को आईपीएल में खेल के अलावा बाकी लीग में खेलने की अनुमति मिल जाएगी तो फिर नेशनल क्रिकेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आईपीएल होता है, बिग बैश लीग होती है, कैरेबियन लीग होती है, पाकिस्तान सुपर लीग होती है, बांग्लादेश लीग होती है, और इसमें सबका स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा नहीं है। आईपीएल का जो मानक है उसके मानक से थोड़ा नीचे सिर्फ बिग बैश लीग तक ठहरती है। पहले इंडियन प्लेयर काउंटी खेलने जाते थे, क्योंकि तब टूर्नामेंट कम होते थे, तब आईपीएल नहीं होती थी। लेकिन अब ऑलरेडी इतने टूर्नामेंट हो रहे हैं कि खासतौर से इंडिया में, कि इंडियन क्रिकेटर खुद भी आईपीएल के अलावा बहुत सारी बाकी लीग नहीं खेलना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इंडियन क्रिकेटर को बीसीसीआई आगे अनुमति देगा कि वो बिग बैश लीग खेल पाए, वो पाकिस्तान सुपर लीग खेल पाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके घरेलू टूर्नामेंट हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता।
अनिकेत मिश्रा जी ने सवाल पूछा, अगर बिना दर्शकों के इवेंट शुरू हो गए तो दर्शकों के ना होने से घाटे की भरपाई कैसे होगी? देखिए अनिकेत जी, पहला तो सवाल ये है कि खेल शुरू हों, और खेल कैसे शुरू होंगे? खेल शुरू होंगे बिना दर्शकों के, तो अब इतना घाटा तो लोगों को सहना पड़ेगा। अगर मैं क्रिकेट का एक आपको एग्जांपल दूँ, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट देखा जाता है, और एक मैच देखने पे अगर आईपीएल का या कोई भी एक मैच है तो उस पे 3 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक की टिकट बिकती है, और उस पे करीब 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा भी आता है। तो जो आयोजक है उनको टिकट से फ़ायदा 2 से 7-8 करोड़ तक का होता है। तो मुझे लगता है बीसीसीआई इतना घाटा बियर करने के लिए तैयार है, क्योंकि बीसीसीआई और इसकी सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो होती है टीवी राइट से, ऑनलाइन राइट से। तो अगर बीसीसीआई बिना दर्शकों के खेल शुरू कर देती है तो उसको कम से कम स्टार से पर मैच 50 से 60 करोड़ रुपए मिलेगा। तो उस घाटे की भरपाई तो नहीं होगी, लेकिन बीसीसीआई और स्टेट एसोसिएशन का घाटा कम हो जाएगा और क्रिकेट भी शुरू हो जाएगा, और आप लोग जो है बैठ के टीवी पर खेल देख भी पाएंगे। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन लूँगा, क्योंकि 2 बज गया है और समय सीमा भी है, समय सीमा समाप्त होने वाली है। एक डॉक्टर शरद कुमार शर्मा है, उन्होंने पूछा, सर देश के शारीरिक शिक्षकों एवं खेल प्रशिक्षकों को खेल पत्रकारिता से कैसे जोड़ा जा सकता है और इसके लिए उनको क्या क्या प्रयास करने होंगे? बहुत अच्छा सवाल है। कई के स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में भी हैं। तो हालांकि स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत कम जगह हैं, लेकिन आप उनको जोड़ सकते हैं। जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको आप साथ में जर्नलिज़म का भी कोर्स कराएं, उनसे कहें कि वो अखबार पढ़ते रहें। उनको लिखना आना चाहिए, उनको ट्रांसलेशन आना चाहिए, उनकी छठी इंद्री खुली होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए। अगर अखबार पढ़ते रहेंगे और वो करते रहेंगे तो खेल प्रशिक्षक भी स्पोर्ट्स जर्नलिज़म से जुड़े रह सकते हैं। आप साथ में ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का, क्योंकि आप अगर शारीरिक शिक्षक हैं, खेल प्रशिक्षक हैं, तो आप जाके जो स्पोर्ट्स जर्नलिज़म का ऑफलाइन कोर्स तो नहीं कर सकते, तो आप ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदा करता हूँ। आप मुझे फेसबुक में और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मैंने ट्विटर की आपको आईडी दे दी है। फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो नमस्कार, धन्यवाद।